वो बंगला वाकई वसी और अरीज था। सामने वाले हिस्से में इतना बड़ा लॉन था कि उस पर कम से कम 1000 आदमी बैक वक्त खाना खा सकते थे। गेट से लेकर पोर्च तक सीमेंट की पुख्ता रविश थी और पोर्च में पहले से 2 इम्पोर्टेड और चमकती दमकती गाड़ियां मौजूद थीं। ग्लोरिया ने पूछा, तुम्हारा ये दोस्त करता क्या है? विजय ने कहा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। इसका बाप भी सरकारी ठेकेदार था और दूसरी जंग अजीम में उसने दोनों हाथों से दौलत बटोरी थी। बेटा कुछ ज्यादा बिजनेस माइंडेड है। बाप की मौत के बाद उसने सेफ्टी रेजर और शेविंग ब्लेड बनाने की एक फैक्ट्री कायम की है। इसके अलावा कई बड़ी कंपनीज में उसके शेयर्स हैं। और मैंने कहा, बस करो यार, तुम क्या चाहते हो कि हम एहसास कमतरी में मुब्तला होकर यहाँ से भाग जाएं? तभी गाड़ी के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज सुनकर खूबरू सा एक नौजवान बरामदे में निकल आया। विजय ने जल्दी से तारुफ करवाया, ये मेरे दोस्त राकेश हैं। फिर वो राकेश से मुखातिब हुआ, बोला, और राकेश, ये मेरे बॉस कामरान हैं, ये तैमूर हैं और ये ग्लोरिया। राकेश बोला, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई और ये कोई ट्रेडिशनल जुमला नहीं है, मुझे वाकई खुशी हुई है। आइए अंदर आइए। उसने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा। वो कमरा ड्राइंग रूम था। उसकी आराइश भी देखने से ताल्लुक रखती थी। विजय ने कहा, मेरे ख्याल में आप लोग कुछ देर रेस्ट कर लें तो ज्यादा अच्छा है। राकेश ने कहा, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि इस वक्त आपको आराम की शदीद जरूरत है। मैंने सुना है कि आपका एक बाजू भी जख्मी है। मैंने हंसकर कहा, अरे वो मामूली सी खराश है, ये लोग तो बस राई का पहाड़ बना लेते हैं। मैंने मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखा, फिर विजय से कहा, अभी तक मुझे कांता दिखाई नहीं दी। राकेश ने कहा, कांता को मैंने सबसे अलग थलग दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ठहराया है। एक मुलाजिमा 24 घंटे उसके साथ रहेगी और उसके कमरे के ऐन सामने वाले कमरे में 2 बेहतरीन किस्म के गार्ड्स हैं जो 2-2 घंटे के वक्फे से कॉरिडोर में पहरा देंगे। एक गार्ड हर वक्त जीने पर मौजूद रहेगा और जीने के बिल्कुल साथ जो कमरा है उसमें विजय ठहरा हुआ है। राकेश ने तमाम तफसील बताई तो मैं हैरान रह गया। मैंने हैरत से विजय की तरफ देखा, वो मुस्कुराने लगा। राकेश बोला, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं विजय के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ। विजय ने 2 बार अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। दोनों मर्तबा मुझ पर चलाई हुई गोली इसने अपने जिस्म पर खाई है। अब अगर इस पर वक्त पड़ा है तो मैं इतना एहसान फरामोश नहीं हूँ कि इसके काम ना हूँ। और ये सब गार्ड्स वगैरह तो यूं भी मुझे रखना ही पड़ते हैं। इस शहर बल्कि मुल्क में मेरे बहुत से दुश्मन हैं। उसकी तफसील बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग नहा धोकर फ्रेश हो जाएं। आइए मैं आप लोगों को बेडरूम कीज दे दूं। ये कहकर वो खड़ा हो गया। मैंने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। वो बोला, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं कामरान साहब? मैं भला आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? मैंने कहा, कांता के गार्ड्स ने अब तक मुझे नहीं देखा है। वो बोला, मैंने उन लोगों को ताकीद कर दी है कि नीचे कुछ भी हो जाए, आग लगे या धमाके हों, तुम लोग अपनी जगह नहीं छोड़ोगे, इसलिए वो अब तक आपको नजर नहीं आए हैं। मैंने कहा, मैं आपकी सिक्योरिटी को आजमाना चाहता हूँ मिस्टर राकेश, इफ यू डोंट माइंड। राकेश ने खुश दिली से कहा, श्योर, मगर इसमें एक खतरा है, आप लोग जख्मी भी हो सकते हैं और भगवान न करे। मैंने हंसकर कहा, मेरी फिक्र छोड़े मिस्टर राकेश, जख्म खाना तो मेरी हॉबी है। आप किसी भी गार्ड को मेरे बारे में इन्फॉर्म नहीं करेंगे। हाँ, विजय के बारे में मुझे अच्छी तरह मालूम है। इसकी जगह आप किसी दूसरे इसी लेवल के आदमी को बिठा दें, मगर उसे भी मालूम ना हो कि मैं आपका मेहमान हूँ। सब गार्ड यही समझते रहें कि कोई कांता पर हमले के चक्कर में आया है। राकेश मुझे संजीदा देखकर फिक्रमंद हो गया। बोला, एक दफा फिर सोच लें कामरान साहब, वो बहुत सफाक लोग हैं और मैं इसी काम की उन्हें भारी तनख्वाहें देता हूँ। तैमूर ने कहा, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जरूरी नहीं कि हमलावर एक ही हो। मैंने कहा, माइकल का तरीक़ाकार क्या है ग्लोरिया? ये समझ लो कि ये एक तरह की रिहर्सल है। ग्लोरिया बोली, माइकल पहले तो अपने आदमियों को भेजता है, अगर वो नाकाम रहें तो फिर खुद हमला करता है, मगर वो तन्हा कभी नहीं आता, उसके साथ कम से कम 1 या 2 आदमी जरूर होते हैं। तैमूर ने कहा, मगर माइकल से कांता को क्या खतरा हो सकता है? मैंने कहा, असल खतरा तो कांता को उसी से है। वो किसी न किसी तरीके से मालूम कर लेगा कि मेरा और कांता का कोई ताल्लुक है, फिर वो कांता को अगवा करके इसी बुनियाद पर मुझे ब्लैकमेल करेगा, वरना ठाकुर के आदमियों के लिए यहाँ गेट पर खड़े होने वाले चौकीदार ही काफी हैं। तैमूर ने कहा, तो चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। माइकल के साथ भी 2 या 3 आदमी तो होते ही हैं। ग्लोरिया ने कहा, और वो हमेशा उसके आगे रहते हैं। तैमूर ने हंसकर कहा, इसका मतलब है कि मैं मारा जाऊं उन गार्ड्स के हाथों और कामरान को गजंद भी न पहुंचे। अगर मेरी जान कामरान के कुछ काम आ जाए तो मैं समझूंगा कि दोस्ती का हक अदा हो गया। तैमूर एकदम जज्बाती हो गया। ग्लोरिया हंसकर बोली, अरे तुम तो वाकई जज्बाती हो गए। मैंने तो यूं ही मजाक में एक बात कही थी, अब तुम नहीं बल्कि मैं जाऊंगी। मैं झुंझला गया, कहा, तुम लोग खामखा की बहस में वक्त जाया मत करो, अब तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। ग्लोरिया ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। फिर मैं राकेश से मुखातिब हुआ,
कहा आप विजय की जगह किसी और को ऊपर भेज दें, मगर मैं एक बार फिर वाजे कर दूं कि राजदारी शर्त है। मैं किसी के साथ रायत नहीं करूंगा और तुम्हारे कीमती आदमी खामखा मेरे हाथों मारे जाएंगे। राकेश ने कहा ठीक है, मगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप तैमूर को साथ ले जाएं। थोड़ी देर के बाद तैमूर फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा था और मैं पीछे पीछे था। अभी तक हमारी राह में कोई रुकावट नहीं आई थी, मगर तैमूर ने जो ही दूसरी मंजिल के जीने पर कदम रखा, अचानक कोई फुर्ती से अंधेरे में से निकला और पलक झपकते में उसकी कनपटी पर पिस्तौल रख दिया। फिर सफाक लहजे में कहा, कौन हो तुम और ऊपर क्यों जा रहे हो? तैमूर ने कहा, मैं मिस्टर राकेश का मेहमान हूँ और यूं ही वक्त गुजारी को ऊपर जा रहा हूँ। वो हैरत से बोला, साहब का मेहमान और अकेला ऊपर जा रहा है? फिर तुम साहब के दोस्त नहीं होगे। जीने में बहुत ही मध्यम किस्म का एक बल्ब जल रहा था। उसकी नाकाफी रोशनी में मुझे उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है, उसे भी मेरा चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। मगर गोली मारने के लिए चेहरा दिखाई देना क्या जरूरी है? वो किसी भी लम्हे मुझे गोली का निशाना बना सकता था। मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर मैं चाहता था कि राकेश के किसी आदमी को नुकसान न पहुंचे। मैं जीने की दीवार के साथ बिल्कुल चिपक कर खड़ा हो गया। गार्ड के हलक से अचानक अजीब सी आवाज निकली और फौरन ही एक और आदमी वहां जाहिर हो गया। वो आवाज निकाले बगैर एकदम तैमूर पर हमलावर हुआ और उसे दबोच लिया। अब मैं समझा कि असल गार्ड वो था जो बाद में आया था, वरना वही तैमूर का काम तमाम कर देता। वो और तैमूर गुत्थम गुत्था हो गए और जीने पर लुढ़कते हुए अचानक नीचे की तरफ बढ़े। वो दोनों आपस में उलझे हुए सीढ़ियों पर यूं गिर रहे थे जैसे बड़ी सी कोई फुटबॉल उछलती हुई नीचे आ रही हो। जब वो मेरे नजदीक पहुंचे तो मैंने अचानक अपनी टांग बीच में अड़ाकर उन्हें रोक दिया और तैमूर के साथ गुथे हुए हमलावर की कलाई पकड़ ली। इसका अंदाजा भी मुझे घड़ी से हुआ। तैमूर की कलाई पर खासी कीमती घड़ी थी। उसके बरक्स वो घड़ी बहुत सस्ती और भद्दी थी। मैंने उसकी कलाई पकड़कर झटका दिया तो तैमूर चिकनी मछली की तरह उसकी गिरफ्त से निकल गया। फिर उसे किसी किस्म की आवाज निकालने का मौका दिए बगैर मैंने उसके सर पर अपनी उंगलियों के जोड़ों से हल्की सी जरब लगाई। हल्की इसलिए कि मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता था। जरब अगर जोरदार होती तो उसकी खोपड़ी टूट सकती थी। वो तेवरा कर गिरने लगा तो मैंने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और तैमूर से सरगोशी में कहा, तुम ऊपर वाले गार्ड की खबर लो, मैं इसे नीचे कहीं डाल कर आता हूँ। फिर मैंने फुर्ती से उसे कंधे पर उठाया और जीने के बिल्कुल निचले सिरे पर एक कोने में डाल दिया। ऊपर से उठा फटक की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे तैमूर बैक वक्त कई अफराद से नबरद आजमा हो। मैं दो सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर पहुंचा, मगर मैंने ये एहतियात की थी कि मेरे कदमों की आवाज न गूंजने पाए। तैमूर वाकई दो आदमियों से गुत्थम गुत्था था। पहले मैंने सोचा कि उनकी मदद करूं, मगर उनमें से कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं था। मैं उन्हें उसी हाल में छोड़कर ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब मुझे उस शख्स से निमटना था जिसे राकेश ने विजय की जगह भेजा था। वहां भी जीने में बहुत मध्यम रोशनी का एक बल्ब जल रहा था। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाला और उस पर साइलेंसर फिट करके बल्ब पर फायर कर दिया। बल्ब फटने से हल्का सा धमाका हुआ और जीने में तारीकी छा गई, मगर धमाका इतना हल्का भी नहीं था कि जीने के साथ ही कमरे में मौजूद गार्ड उसकी आवाज न सुनता। मैं फिर जीने की दीवार के साथ बिल्कुल चिपक कर खड़ा हो गया। मैंने एक हयूला कमरे से बरामद होते देखा। उसने बुलंद आवाज में पूछा, कौन है? नाम बताओ वरना मैं गोली मार दूंगा। मैं जवाब में बिल्कुल खामोश रहा। उसने जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला। अंधेरे के बावजूद मुझे उसकी नकलो हरकत साफ दिखाई दे रही थी। फिर मेरे कानों में माचिस की तीलियां खड़खड़ाने की मखसूस आवाज सुनाई दी। मैं दीवार से बिल्कुल चिपक गया। मुझे ये इत्मीनान था कि माचिस जलाते वक्त वो निहत्था होगा या उसके हाथ में रिवॉल्वर हुआ भी तो वो फौरी तौर पर मुझ पर फायर नहीं कर सकता। जब तक वो मुझे देखकर अपना रिवॉल्वर संभालता मैं उसे ढेर कर देता। मैंने सोचा था कि उसे सिर्फ जख्मी करूंगा, वरना मैं एक बेआवाज गोली उस लम्हे उसकी खोपड़ी में भी उतार सकता था। मगर वो भी बहुत चालाक था। उसने माचिस निकाली, मगर उसे जलाने का इरादा तर्क कर दिया। उसे भी शायद अंदाजा हो गया था कि अगर जीने में कोई हमलावर हुआ तो वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में होगा। दूसरे ही लम्हे वो फुर्ती से कमरे में दाखिल हो गया। मैं हवा के झोंके की तरह ऊपर पहुंचा, मगर ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे अचानक ही वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया और बरकी सूरत से नीचे बैठ गया। वो कमरे में गया नहीं था, बल्कि ऐसा सिर्फ जाहिर किया था। उसने दरवाजा खोलकर बंद किया था, मगर खुद वहीं दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया था। और जो ही मैं ऊपर पहुंचा उसने रिवॉल्वर के दस्ते से मेरे सर को निशाना बनाया। मैं अगर फौरी तौर पर बैठना चाहता तो उसका रिवॉल्वर मेरी खोपड़ी पर खासी जोर से पड़ता। मेरे अचानक बैठने की वजह से उसका हाथ जीने की दीवार से टकराया। मैंने फौरन झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली। उसने कोई मज़ाहमत किए बगैर दूसरे हाथ से मेरे मुंह पर पंच रसीद करने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी वो कलाई भी पकड़ ली। मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह ऊपर पहुंच जाऊं। अभी तक मैं एक सीढ़ी नीचे खड़ा हुआ था। मैं ऊपर पहुंच जाता तो हमलावर से निपटना बहुत आसान हो जाता। ये बात वो भी समझ रहा था, इसलिए उसकी भी भरपूर कोशिश थी
कि मैं किसी तरह ऊपर पहुंचने से बाज रहूं। उसने अचानक मेरे पेट में लात मारी। मेरी गिरफ्त कुछ कमजोर पड़ी तो उसने एक भरपूर लात मेरे सीने पर रसीद कर दी। अगर ऐन वक्त पर उसकी कलाई मेरे हाथ में ना आ जाती तो मैं भी फुटबॉल की तरह सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचकर दम लेता। उसकी कलाई पकड़ने से ये फर्क पड़ा कि मेरे साथ वो भी 2-3 सीढ़ियां नीचे आ गया। अब मैं उसके साथ किसी भी रियायत के मूड में नहीं था, क्योंकि मेरे पेट और सीने में शदीद तकलीफ हो रही थी। उसने फिर घुटना चलाया, मगर अब मैं मोहतात था, इसलिए थोड़ा सा पीछे हटा और उसकी कलाई पकड़े पकड़े उसे मखसूस झटका दिया और खुद फुर्ती से बैठ गया। वो मुझसे टकराया और कलाबाजियां खाकर उछलता हुआ सीढ़ियों पर गिरा। वो सीने पर लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ चला तो उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर मैं फुर्ती से ऊपर बढ़ा। वो विजय की तरह फाइटर तो नहीं था, मगर फिर भी उसने काफी मज़ाहमत की। मैं ऊपर पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था। राकेश ने बताया था कि कॉरिडोर में 24 घंटे एक आदमी गश्त पर रहता है। अगर वो गश्त पर होता तो मुझे उसके कदमों की आहट जरूर सुनाई देती। वो यकीनी तौर पर कमरे में अपने साथी से गपशप कर रहा होगा। मुझे राकेश और उसके गार्ड्स पर एकदम गुस्सा आ गया। अगर उनकी कारकर्दगी का यही आलम था तो माइकल तो बहुत बड़ी चीज था। उसका कोई मामूली आदमी भी कांता को अगवा कर सकता था। नीचे मैंने तैमूर को 2 आदमियों से नबर्द आजमा देखा था। मुझे यकीन था कि तैमूर उन दोनों से निमट लिया होगा। मुझे यह भी खतरा था कि वो गार्ड दोबारा ऊपर ना आ जाए जिसे मैंने सीढ़ियों से नीचे फेंका था, मगर वो शायद बुरी तरह जख्मी हो गया था। अगर वो जख्मी या बेहोश न होता तो दोबारा ऊपर आने की कोशिश करता। मैं अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ उस कॉरिडोर की तरफ बढ़ा जिसमें एक तरफ कांता का कमरा था। वहां भी मध्यम रोशनी का एक बल्ब जल रहा था, मगर खुली छत भी थी, इसलिए वहां इतना उजाला था कि बगैर रोशनी के भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अभी रात नहीं हुई थी। मैं दबे पांव कॉरिडोर की तरफ बढ़ा और उसके सिरे पर रुककर अंदर की तरफ झांकने लगा। अचानक मेरी गर्दन पर कोई ठोस और ठंडी चीज आ लगी और कोई गुर्रा कर बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना गर्दन के चीथड़े उड़ जाएंगे। मेरे हाथों में 7mm की राइफल है। मैं अपनी जगह साकित हो गया। अपना रिवॉल्वर फेंक दो और सर पर हाथ रख कर मेरी तरफ घूम जाओ, उसने मुझे दूसरा हुक्म दिया। मैंने बिला चूंचरा अपना रिवॉल्वर फर्श पर डाल दिया और सर पर हाथ रख कर उसकी तरफ घूम गया। उसने 2 कदम पीछे हटकर राइफल मुझ पर तान ली। फिर गरजदार आवाज में बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हिमाकत आमेज लहजे में कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। उसी वक्त किसी ने पीछे से मेरे सर पर वार किया, मगर सामने खड़े हुए आदमी की आंखों से मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे पीछे भी कोई है। मैंने ऐन वक्त पर सर झुकाकर बचने की कोशिश की, मगर उसके वार की जद में आ ही गया। वार उछटता हुआ पड़ा था, इसलिए मेरे सर पर चोट तो आई, मगर मैं बेहोश नहीं हुआ। जाहिर मैंने यही किया कि मैं बेहोश हो गया। मैं लहराया और फर्श पर ढेर हो गया। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, ये कौन है? दूसरे ने कहा, मालूम नहीं कौन है, इसके हाथ पांव बांध कर साहब के पास ले चलो। उनमें से एक मुझ पर झुका ताकि वो मुझे उठा सके। मैंने लेटे ही लेटे लात चलाई और वो अजियतनाक अंदाज में कराहता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। दूसरे गार्ड ने मेरे नजदीक आने की बजाय मुझ पर फायर किया और अगर मैं फौरन ही अपनी जगह न छोड़ देता तो गोली मेरे सीने में पैवस्त हो जाती। मैंने फौरन हाथ ऊपर उठा दिए, क्योंकि मैं कोई सुपरमैन नहीं था कि मुसलसल राइफल की फायरों से बचता रहता। मैं बाद में बातों में लगाकर उसे ट्रैप कर सकता था। इसी दौरान में कमरे से एक करख्त निस्वानी आवाज आई, अपनी जगह से हरकत मत करना, तुम पीछे से भी मेरे निशाने पर हो। आवाज कांता की नहीं थी, इतनी करख्त आवाज उसकी हो ही नहीं सकती थी। अचानक जीने पर भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई थी। फिर राकेश और विजय के हवास बाख्ता चेहरे मुझे नजर आए। उनके पीछे तैमूर भी था और ग्लोरिया भी। राकेश ने पूछा, क्या हुआ? ये फायर किसने किया? गार्ड ने फखरिया लहजे में कहा, फायर मैंने इस पर किया था साहब, मगर ये बच गया। खैर अब ये बचकर कहाँ जाएगा? फिर वो विजय से मुखातिब हुआ, मुझे हैरत है कि ये आपसे बचकर यहाँ तक कैसे पहुंच गया। आप तो हम सबको कोच करते हैं। राकेश ने कहा, शुक्र है कि आप बच गए। गार्ड हैरत से मुझे देखने लगा। राकेश बोला, बस बहुत हो चुका, अब नीचे चलें। अचानक पीछे से कोई दौड़ता हुआ आया। मैं बेख्तियार घूमा तो वो कांता थी। उसने वालेहाना अंदाज में कहा, कामरान तुम लौट आए, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर लौट आओगे। मैंने हंसकर कहा, मैं अभी गया ही कहाँ हूँ बेवकूफ, क्या मैं चंद घंटों में पाकिस्तान जाकर लौट सकता हूँ? राकेश ने कहा, अच्छा आइए नीचे चलें, अब और कोई ट्राई मत कीजिएगा। हम सब नीचे पहुंचे। हमारे साथ कांता भी थी। मैंने तौसीफी अंदाज में राकेश से कहा, आपका सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत अच्छा है, अब मुझे यकीन हो गया है कि कांता यहाँ महफूज रहेगी। उसने कहा, थैंक यू। फिर जरा तवक्कुफ के बाद बोला, वहाँ विजय नहीं था वरना आपको और ज्यादा दुश्वारी होती। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि विजय बहुत अच्छा फाइटर है, न सिर्फ जानता हूँ बल्कि इसके हाथों मार भी खा चुका हूँ। मैं कांता की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो गया था। हम लोगों ने रात वहाँ क़याम किया, फिर दूसरे दिन बखैर वाफियत पाकिस्तान रवाना हो गए।
अपने मुल्क की सरजमीन पर कदम रखते ही मैं हवाओं में उड़ने लगा। यहाँ भी हम लोग अलहदा ही रहे थे। मैं इमिग्रेशन पर पहुंचा तो एक फौजी अफसर मेरी तरफ बढ़ा। उसके साथ 2 जवान भी थे। मैं दिल ही दिल में खुश हुआ कि CMLA ने एक मेजर को मेरे इस्तकबाल के लिए भेजा है। मेजर मेरे नजदीक पहुंचा और मुसाफे के लिए मेरा बड़ा हुआ हाथ नजरअंदाज करके बोला, डोंट ट्राई टू मूव, यू आर अंडर अरेस्ट। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मैंने करख्त चेहरे वाले उस मेजर को देखा। कहा, व्हाट डू यू मीन? माय नेम इज कामरान एंड। मेजर का लहजा करख्त हो गया। बोला, आई नो यू वेरी वेल। फिर वो अपने साथ खड़े हुए जवानों से मुखातिब हुआ, इसे गाड़ी में बिठाओ, होशियार रहना, ये बहुत खतरनाक बंदा है। जवानों ने अचानक मुझ पर अपनी गन्स तान ली। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि 2 मुस्तैद और चाको चौबंद जवान मेरे पीछे भी हैं। मैं अचानक कराची एयरपोर्ट पर तमाशा बनकर रह गया। लम्हों में वहां मजमा लग गया, मगर फौजियों के खौफ से कोई नजदीक नहीं आ रहा था। इस मजमे में मुझे ग्लोरिया और तैमूर दिखाई दिए। वो भी हैरत की तस्वीर बने ये मंजर देख रहे थे। मेजर ने करख्त लहजे में मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मूव। मैं बोझल कदमों से उस टोयोटा जीप की तरफ बढ़ गया जो लाउंज के बिल्कुल नजदीक ही पार्क थी। मेजर के रवैये से मुझे जो शौक पहुंचा, मैं उससे खासी हद तक निकल चुका था और अब हैरत की जगह गुस्सा था। मेरा दिल चाह रहा था कि इस तनी हुई गर्दन वाले ऑफिसर की सारी अकड़ फूं निकाल दूं। जीप के पास पहुंचकर जब उसने मुझे पुश्त से अंदर की तरफ धकेला तो मैं बुरी तरह सुलग उठा और जहरीले लहजे में बोला, तुम्हें यह रवैया बहुत महंगा पड़ेगा ऑफिसर। तुम सिर्फ मेरे नाम से वाकिफ हो, तफसीली तौर पर नहीं जानते, वरना तुम। जवाब में उसने जन्नाटे का एक थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर गुर्रा कर बोला, शट अप यू बास्टर्ड। मैं जीप में बैठ चुका था। उसने मेरे चेहरे पर दोबारा थप्पड़ मारना चाहा, मगर अब मैं मजीद जलील होने के मूड में नहीं था। मैंने सर पीछे करके अचानक उसकी कलाई थाम ली और गुर्राई हुई आवाज में कहा, बस ऑफिसर, अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद हो गए। तुम्हारे जवान ज्यादा से ज्यादा मुझे गोली ही मार देंगे ना, तो मार दें, मगर इतना याद रखना कि मैं तुम्हें भी साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं अपनी फौज का बहुत एहतराम करता हूं, इसलिए तुम्हारे इस रवैये को और थप्पड़ को भूलने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्लीज आइंदा मुझ पर हाथ मत उठाना। मैंने जोर से उसका हाथ झटक दिया। मेजर चंद लम्हों तक मेरी शक्ल देखता रहा, फिर फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर ड्राइवर के साथ बैठ गया। गाड़ी में एक जवान पहले से मौजूद था, दूसरा मेरे पहुंचने के बाद दाखिल हुआ। जीप की पिछली सीट पर एक जवान मेरे बराबर बैठ गया और दूसरा अगली और पिछली सीटों के दरमियान दरवाजे के साथ इस अंदाज में घात लगाकर बैठा जैसे मैं चलती हुई जीप में से छलांग लगाने की कोशिश करूंगा। मेजर के इशारे पर अचानक मेरे बराबर बैठे हुए फौजी ने चमड़े का ब्लाइंड फोल्ड मेरी आंखों पर चढ़ा दिया। जीप की रफ्तार खतरनाक हद तक तेज थी। मेरा अंदाजा है कि वो लोग मुझे शहर की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट से मलिर छावनी का फासला ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का है। हमें चलते हुए शायद पौन घंटा हो चुका था। अब जीप किसी सुनसान सड़क से गुजर रही थी, क्योंकि वहां ट्रैफिक का शोर नहीं था। फिर उसकी स्पीड कम हुई और वो बाईं तरफ घूम गई। जीप के मुड़ते ही मुझे एहसास हुआ कि अब हम किसी कच्चे रास्ते पर सफर कर रहे हैं, क्योंकि जीप को बुरी तरह धचके लग रहे थे। फिर शायद आधा घंटा मजीद लगा होगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन से मैं इसी तरह हिचकोले खा रहा हूँ। आखिर जीप रुक गई और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। फौरन ही किसी आहनी गेट के खुलने की आवाज आई और जीप एक मर्तबा फिर रवाना हो गई। यह सफर चंद मिनट का था। जीप रुकते ही मेरे बराबर बैठा हुआ शख्स उछल कर नीचे उतरा। फिर उसने गिरबान पकड़कर मुझे भी घसीट लिया। ज़हनी तौर पर मैं इस खींचातानी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुंह के बल गिरते गिरते बचा। गिरने से मेरी हथेलियां और घुटने छिल गए। फिर किसी ने पुश्त से मेरा कॉलर खींचकर मुझे खड़ा कर दिया। उन लोगों के इस रवैये पर मेरी खोपड़ी बुरी तरह तप गई, मगर मैं अब भी अपनी फौज का एहतराम कर रहा था। उन्होंने मुझे बिल्कुल ही उल्लू का पट्टा समझ लिया था और वो मेरे साथ निचले और घटिया दर्जे के बदमाशों और उचक्कों वाला सलूक कर रहे थे। मैंने अपने होंठों को मजबूती से बंद कर लिया, मुबादा मेरे मुंह से उनके लिए कोई सख्त बात निकल जाए। वो मुझे धकेलते हुए एक तरफ ले चले। मैं अंधों की तरह ठोकरें खाता हुआ आगे बढ़ता रहा। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुली फजा से कमरे में आ गया हूँ। उसके साथ ही मेरी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया गया। वहां का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। मेरा ख्याल था कि मैं किसी दूर दराज फौजी कैंप में हूँ और मेरे सामने फौज का कोई बड़ा अफसर होगा, मगर वहां तो स्याह लिबास वाला गोरिल्ला नुमा एक शख्स बैठा हुआ था। उसके पीछे 2 मुसल्ला अफराद खड़े थे, वो भी सादा लिबास में थे। कमरा भी आरजी तौर पर बनाया गया था। ब्लॉक चुनकर दीवारों पर टीन की चादरें डाल दी गई थीं। फर्श कच्चा था और वहां फर्नीचर के नाम पर लकड़ी की एक टूटी फूटी मेज और लोहे की 5-6 फोल्डिंग कुर्सियां थीं, जिन पर करख्त चेहरों वाले बदमाश किस्म के लोग बैठे हुए थे। स्याह लिबास वाला गोरिल्ला करख्त लहजे में बोला, वेलकम मिस्टर कामरान।